बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो वेक्टर एडिशन से ही रिलेटेड है। वेक्टर एडिशन को हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, ठीक है जी। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली हमने डिस्कस किया और उसके बाद हमने वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया। लेकिन वेक्टर एडिशन का एक और लॉ भी है जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है जी। अब ये पैरेललोग्राम लॉ क्या है इसको आज हम जरा समझेंगे। तो इसमें देखें कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हो और दो वेक्टर्स की जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन हो, जिस तरह देखें ये अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और इसी तरह ये वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर, ठीक है जी। अब ये दो वेक्टर्स हैं, इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं बी का शैडो यहां पे ड्रॉ करूं तो ये भी तो जाहिर सी बात है मेरे पास बी वेक्टर ही होगा, क्योंकि देखें डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी हमारे पास सेम आ गई है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास बी वेक्टर आ गया। इसी तरह अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऊपर ड्रॉ किया जाए तो ये मेरे पास बन जाएगा ए वेक्टर, ठीक है जी। अब ये ए वेक्टर बन गया। अब अगर हम इन तमाम वेक्टर्स को देखें तो बेटा ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। अगर हम इनको देखें, इनको पैरेललोग्राम ये बना रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं कि भाई ये अगर पॉइंट ए है इसको पॉइंट बी कह दें, इसको सी कह दें और इसको डी कह दें। तो ये ए बी सी डी ये हमारे पास क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो अब लॉ हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स ऐसे हों तो उनको आपने ऐड कैसे करना है या उनका रिजल्टेंट आपको कहां पर मिलेगा। तो अब देखते हैं जी, इफ टू वेक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम विद देयर टेल्स मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट, कि दो वेक्टर्स हैं और वो एडजेसेंट साइड हैं किसके, एक पैरेललोग्राम के, और उनकी टेल्स एक कॉमन पॉइंट पर मीट कर रही हैं, देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है, ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, ये डायगोनल क्या करे, शो करेगा, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, उसी पॉइंट से जहां से उन दोनों की टेल स्टार्ट हुई है, कॉमन पॉइंट से, ठीक है, विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पर अगर हम देखें तो बेटा ये वाला वेक्टर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा रिजल्टेंट, जो कि हमारे पास ए और बी का सम है। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो दो वेक्टर्स का सम है वो हमें यहां से रिजल्टेंट से ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है जी। अब बेटा यहां पर देखें कि अगर मैंने बी वेक्टर को यहां पर ड्रॉ किया है तो यहां पर मेरे पास एक थीटा एंगल बन रहा है, और ये थीटा क्या वेक्टर है जी, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान में एंगल है। और इसी तरह यहां पर मेरे पास जो एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है, रिजल्टेंट का एक्स एक्स का, इसको मैं फाई का नाम दे देता हूं, इसको बाद में जाकर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जरा अगर आप इस पे गौर करें तो हमने ये रिजल्टेंट फाइंड करना है, इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले आप देखेंगे जो बी वेक्टर है इसको आपने कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करना है। तो जब इसको हमने रिजॉल्व किया तो आप देखेंगे थीटा यहां बन रहा है, तो ये वाली साइड मेरे पास क्या बनेगी, ये बन जाएगी बी कॉस ऑफ थीटा। क्यों, ये बी का एक्स कंपोनेंट है, बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। जबकि ये वाली साइड अगर इस पर आप गौर करें तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा बी साइन थीटा। क्यों, कि ये बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट बन रहा है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आपने गौर करना है कि ये हमारे पास पॉइंट क्या था, ए बी सी डी, इसको हम नाम देते हैं ई का, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। अब जरा आप गौर करें तो क्या ये जो है हमारे पास ए से सी, सी से ई, ई से ए, क्या ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रही, ठीक है जी बेटा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो अब यहां से हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है जो कि हमारा बेसिकली रिजल्टेंट है। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे, इसको जरा देखते हैं। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद हो तो वो क्या हमारे पास कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है जी। अब बेटा यहां पर अगर हम गौर करें तो जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये तो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है, तो हम यहां पे कहते हैं कि जी रिजल्टेंट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब जो टोटल बेस है बेटा इस पर जरा गौर करें, ए से लेके ई तक, तो ए वेक्टर कंप्लीट आ रहा है हमारे पास, मतलब ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, ए का मैग्नीट्यूड, लेकिन साथ में ये प्लस बी कॉस थीटा, ये हमारे पास क्या होगा जी, ये भी ऐड होगा, और इसका होल का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी बेस है तो ये बेस का स्क्वायर, प्लस अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये वाली साइड बन रही है, तो ये क्या है, ये बी साइन थीटा है, तो प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा, और इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा, ये चीज हमारे पास आ गई। अब हमने जो रिजल्टेंट फाइंड करना है तो देखिए यहां पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहां पर तो रिजल्टेंट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट। अब इन वैल्यूज को लिख लेते हैं,
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी कॉज ऑफ थीटा, इसका होल का स्क्वायर, प्लस और यहां पर क्या आ जाएगा, b साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक फार्मूला बन गया। अब यहां पर देखें तो a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई होगा, यहां पर तो एक ही वैल्यू है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, लेकिन यहां पर अब जरा रिजल्टेंट को आपने देखना है बेटा। तो अब जब हम रिजल्टेंट को लिखेंगे तो आप देखें कि ये बनेगा a का स्क्वायर अब b का स्क्वायर, तो प्लस b हमारे पास क्या है, b स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो प्लस यहां पर अब 2a और यहां पर क्या बन जाएगा, b cos ऑफ थीटा। ये वैल्यू बन गई हमारे पास। अब ये जो वैल्यू है यहां पर तो सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहां पर आ जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमारे पास जो है वो बन जाती है। अब बेटा जरा गौर करें, ये जो बी स्क्वायर है और यहां पर भी बी स्क्वायर है, तो यहां से हम बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है जी, मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, इसको जरा आप लोग देख लें, बड़ा सिंपल सा है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो यहां पर देखें जी हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस, बेटा ये वैल्यू और ये वैल्यू मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूं कि आप इस वैल्यू पर फोकस करें और इस वैल्यू पर फोकस करें। तो आप देखें कि यहां पर क्या हो रहा है जी, बी स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूं, बी स्क्वायर दोनों में आ रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी प्लस 2ab, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ऑफ थीटा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब अगर आप गौर करें तो ये वाली पूरी वैल्यू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये बेटा होगी 1 के बराबर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक रेशो है कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस में अगर आप ऑर्डर चेंज करें कोई मसला नहीं है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर है जी, ये 1 के बराबर है। ठीक है बेटा, अब जब ये 1 के बराबर है तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या बनेगा। अब जरा यहां पर देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरे की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब 1 को जरा रिमूव कर लेते हैं, तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू हमारे पास बनती है, जो फार्मूला हमारे पास बनता है पैरेललोग्राम लॉ का, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। तो ये बेटा हमारे पास यहां से हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा, ये हमारे पास है जी मैग्नीट्यूड का फार्मूला। ठीक है जी, और पैरेललोग्राम लॉ के जरिए से हम अगर वेक्टर के जो ए और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड भी पता हो हमें, और इन दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल का भी पता हो, तो हम इस तरह से इनका रिजल्टेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अब मेन बात है कि भाई ये फाई एंगल, हमें रिजल्टेंट का तो एंगल भी चाहिए, तो रिजल्टेंट का एंगल हम वही tan थीटा का फार्मूला यूज करते हैं। तो यहां पर tan और एंगल आप चाहोगे कौन सा है, एंगल फाई है, एंगल फाई। और अब बेटा आपको tan का पता है कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाली साइड है, तो ये क्या आ जाएगा, बल्कि लिख लेते हैं कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है बेटा, आप देखें जरा परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखते हैं, तो वो किसके बराबर है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, और बेस की पूरी वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। तो बेटा अगर हमें यहां से फाई की वैल्यू चाहिए, तो फाई की वैल्यू किस तरह आएगी, tan को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, और tan इनवर्स के साथ क्या बनेगा, b साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो इस तरह से हमें यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से हमें रिजल्टेंट का एंगल भी मिल जाएगा। तो बेटा यहां से हम इसकी डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने देखा कि पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू हम एक तो इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं इस लॉ के जरिए से, और उसके बाद रिजल्टेंट का जो एंगल है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा, अब इसके जरा डिफरेंट केसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से एंगल पर हमारे पास रिजल्टेंट कैसे आता है। इससे पहले हमने कुछ रिजल्टेंट फाइंड आउट किए हुए हैं, तो उनको जरा देख लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और इनमें एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है जी, तो अब पहले बात करते हैं कि इफ थीटा
इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हमारे पास थीटा कितना हो 90 डिग्री का हो, तो उस केस में क्या होगा। तो बेटा जरा फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, तो आप देखें कि रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बेटा अब यहां पर कॉज, तो कॉज हम क्या पुट करेंगे 90, कॉस 90 पुट करेंगे। बेटा कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो नहीं होती, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। ठीक है जी, जब कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब है कि यहां पर अब इस वैल्यू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 90 की जगह पर जब जीरो आ जाएगा तो ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद खत्म। तो फिर रिजल्टेंट हमारे पास इस केस में क्या बनेगा, वो बनेगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी। तो ये वैल्यू कहीं आपको देखी दिखाई नजर नहीं आ रही। जब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में सॉल्यूशन किया था तो रिजल्टेंट हमारे पास ऐसे ही आया था, क्योंकि वहां पर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है जी, तो ये फार्मूला एक बन गया हमारे पास। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अब बेटा अगर 0 डिग्री हो तो ये बात भी हम कर चुके हैं कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 हो तो जस्ट उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। जिस तरह अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है जी, अच्छा जिस तरह अब यहां पर आप देखें कि हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है जी, मैं कहता हूं जी लेट्स सपोज ये 3 मीटर कोई मुझे वैल्यू दे रहा है, और एक बी वेक्टर है, अब ये भी सेम एंगल पर है, मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल 0 है, और ये मुझे दे रहा है 4 मीटर। तो जब मैं इन दोनों को सम करूंगा तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद कि आप ए वेक्टर को ऐड करें और साथ में आप बी वेक्टर को ऐड करें, तो रिजल्टेंट मेरे पास कितना आएगा 7 मीटर। इसका मतलब है कि जस्ट इन दोनों वैल्यूज को प्लस होना है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जरा इस लॉ के अकॉर्डिंगली, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली इसको जरा डिस्कस करते हैं कि बेटा यहां पर अब ये क्या लॉ बनेगा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, सॉरी। तो रिजल्टेंट अब देखें कि ये हमारे पास बनेगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और अब यहां पर एंगल कितना है बेटा 0 डिग्री। तो कॉस 0 जो है ये हमें 1 की वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता, कॉस 0 जो है ये बेटा 1 की वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो ये 1 की वैल्यू देगा। तो अब आप देखें कि नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी, प्लस 2ab। कॉस तो 0 1 है तो वो तो आएगा ही नहीं हमारे पास। अब अगर इस पूरी चीज पर गौर किया जाए तो क्या ये फार्मूला नहीं है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो आप देखें कि रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फार्मूला क्या बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहां से रिजल्टेंट की वैल्यू क्या बनेगी ए प्लस बी। ठीक है, तो वही वाली रिजल्ट हमारे पास आया कि हमने इन दोनों को ऐड करना होगा। तो ये बेटा हमारे पास रिजल्टेंट की एक और वैल्यू है कि अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना हो 0 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इनके दरमियान एंगल कितना हो जाए 180 डिग्री, ऑपोजिट अगर हो जाए, तो हम बात करते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि अगर थीटा को हम 180 डिग्री लेट कर लें। अब देखिए बेटा अगर थीटा 180 हो इन दो वेक्टर्स में, तो आप क्या करेंगे, आप पहले ये करेंगे कि आप वेक्टर ए को ऐसे ड्रॉ करेंगे, और अब बी चूंकि 180 डिग्री पर है तो फिर आप उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, अब इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा a माइनस बी इनका रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है जी, अब रिजल्टेंट कैसे बनेगा a माइनस बी, अगर ये a है और ये b है तो आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली a माइनस बी की बात करेंगे। ठीक है जी, तो अब जरा इसको भी मैथमेटिकली जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें जी, बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, क्योंकि अब इनके दरमियान एंगल कितना है 180 डिग्री। तो बेटा याद रखें कि कॉस 180 ये आपको -1 की वैल्यू प्रोवाइड करता है, कॉस 180 -1 की वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो अब जरा देखें कि जब वो -1 की वैल्यू देगा तो ये माइनस मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बेटा प्लस 2ab और साथ -1 आएगा तो ये माइनस बाहर आके इसको 2ab कर देगा। ठीक है जी। अब जरा आप इस फॉर्मूले पर गौर करें तो ये क्या नहीं बन रहा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहां पर अब देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये बेटा रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहां से अगर आप देखें तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी का फॉर्मूला जो है वो यहां से आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये लॉ जो है ये बड़े काम का लॉ है। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि आपको ये लॉ समझ आ गया है और इसके डिफरेंट केसेस भी आपको मेरा ख्याल है कि यहां पर समझ आ गए हैं। बेटा मेन इसका ये फार्मूला आपने याद करना है। आपको अगर कोई भी दो वेक्टर्स गिवन हो और उसके दरमियान एंगल आपको पता हो तो आप उसका रिजल्टेंट बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक आप इसको नोट कर लें। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। वो आपसे कह रहा है कि आपके पास एक रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स का और दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो a के बराबर है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी a के बराबर है। मतलब कि आपका रिजल्टेंट, आपका b वेक्टर, आपका a वेक्टर, ये सब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं और इन सब को उसने a के बराबर कर दिया है। वो कह रहा है कि जी इनके दरमियान एंगल कितना होगा। आपके पास जो ऑप्शन मौजूद है वो है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 120 डिग्री। तो आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं कि इनमें क्या एंगल आएगा। बेटा ये क्वेश्चन अक्सर औकात शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, तो इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। आप देखेंगे ये तमाम a के बराबर हैं, तो हम जरा इस फार्मूले को पहले यूज करते हैं। मैं फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं, आप जरा देख लीजिएगा। बेटा रिजल्टेंट भी a के बराबर है, तो इसलिए रिजल्टेंट की जगह पर भी a आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू। अब नेक्स्ट में देखें कि हमारे पास a का स्क्वायर, तो बेटा a है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जो b वेक्टर है वो भी चूंकि a के बराबर ही है तो अब b की जगह पर क्या आ जाएगा, b की जगह पर भी a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब चूंकि a और b बराबर हैं तो 2a और यहां पर क्या आ जाएगा cos थीटा। थीटा में नहीं पता, वो हमने फाइंड करना है। आप यहां से इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें बेटा, यहां पर आ जाएगा a दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर, प्लस ये देखें ये भी बन जाएगा 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, ये वैल्यू होगी हमारे पास। अब हम दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं। जब दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं तो आप देखें कि ये बन जाएगा बेटा a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और यहां पर क्या आ जाएगा cos थीटा। अब हम यहां पर अगर देखें तो 2a स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, तो बेटा यहां पर बन जाएगा a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर को ना यहां पर कॉमन निकाल लेते तो यहां पर क्या रह जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। बेटा a स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो यहां पर नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ थीटा, ये वैल्यू बन जाएगी। बेटा 2 को इधर ले आते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ थीटा। ठीक है जी, इसको इधर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, और यहां पर क्या रह जाएगा cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब 1/2 माइनस 1 को करेंगे तो ये -1/2 हमारे पास रह जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगा, देखें cos थीटा दैट इज इक्वल टू -1/2। अब थीटा फाइंड करने के लिए cos को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स और यहां पर क्या आ जाएगा -1/2। तो बेटा अगर आप कैलकुलेटर को यूज करते हुए cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड करें तो यहां पर आपके पास एंगल बनेगा 120 डिग्री। ठीक है जी, तो बेटा यहां से थीटा हमारे कितना बनेगा 120 डिग्री। तो इसका मतलब है कि इन दो वेक्टर्स में एंगल कितना आएगा बेटा, वो हमारे पास आएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा और आपको पैरेललोग्राम लॉ भी जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा किसी किस्म की क्यूरीज हो, क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।